नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक है और यूपी के 48 सांसदों के साथ पीएम बैठक करेंगे और देर शाम एनडीए की ये बड़ी बैठक आयोजित होती हुई आज नजर आएगी। तो बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी सांसदों के साथ आज पीएम मोदी संवाद करते हुए नजर आने वाले हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भी मंथन होता हुआ इस दौरान नजर आएगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्पर्श जुट चुके हैं हमारे सहयोगी। तो स्पर्श, देर शाम एनडीए की आज अहम बैठक होने जा रही है, बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे और पीएम खुद सभी सांसदों के साथ संवाद करेंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट इस बड़ी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज शाम को एनडीए के तमाम सांसद हैं, उनके साथ बैठक ये देखने को मिलती नजर आएगी। अलग अलग क्लस्टर वाइज ये बैठकें जो है प्रधानमंत्री लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। 31 तारीख से इस तरह की बैठक की शुरुआत है, वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। और आज यूपी के सांसदों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले जो अलग अलग सांसद हैं वो इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर अगर आप बात करें तो एक बड़ा लक्ष्य जो है 80 सीटों का जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, जिनका लगातार बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन तमाम मसलों को लेकर जो बड़ी बैठक है आज शाम को प्रधानमंत्री जो है करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट। तो 48 सांसदों के साथ बैठक में पीएम मोदी संवाद करेंगे और लगभग कितने बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी आज? देखिए, इस बैठक बात करते हैं तो लगभग 6:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। और इस बैठक में केंद्र सरकार के जो अलग अलग मंत्री हैं वो भी देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जो है खुद इस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं और एक विजन प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बैठक के जरिए जो है सेट करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष है उसको जो है टैकल करना है, जो केंद्र सरकार की योजना है वो जनता के बीच में जो है लेकर जानी है। तो तमाम मसलों को लेकर जो प्रधानमंत्री है वो आज इस तरह की बैठक जो है करते हुए नजर आएंगे। ठीक है स्पर्श, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और कमिश्नरी कार्यालयों को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पर हो पहचान, सीएम इस तरह का बयान देते हुए भी नजर आए। वहीं सीएम ने कलेक्ट्रेट भवन का प्रस्तुतिकरण भी देखा है और उन्होंने कहा कि भवनों में स्थानीय संस्कृति की झलक जरूर दिखाई दे। एकीकृत कमिश्नरी कार्यालय से जनता को सहूलियत मिलेगी और एक ही छत के नीचे समस्याओं का समाधान होगा। सीएम ने ये तमाम बातें कही और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, आज बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी, गोरखपुर कमिश्नरी कार्यालयों को लेकर आदेश भी जारी किए गए हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी देना चाहेंगे? के साथ आज बैठक की है जिसमें वाराणसी और गोरखपुर में कमिश्नर के भवन को लेकर बैठक हुई है, जिसमें आइकॉनिक बिल्डिंग की तरह से उस तर्ज पर उसको बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात होगी कि जो कलेक्ट्रेट है या फिर कमिश्नर ऑफिस है वो एक छत के नीचे तमाम सुविधाओं से लैस हो ताकि जनता को किसी प्रकार से दिक्कत न हो। वहां पर पार्किंग से लगा के जिम, वहां पर तमाम सुविधाओं से ये बिल्डिंग लैस होनी चाहिए। हालांकि आज बैठक को अधिकारियों के साथ पूरा मॉडल भी देखा है किस तरीके से होना चाहिए। और ये दो जो शहर हैं, चाहे वाराणसी की बात की जाए या फिर गोरखपुर की भी बात की जाए, इन भवनों के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। लेकिन पहले मॉडल के तौर पर ये दोनों भवन तैयार किए जाएंगे तमाम सुविधाओं के साथ साथ, क्योंकि जनता को किसी प्रकार से दिक्कत न होने पावे। इस जो बिल्डिंग में तमाम तरीके सुविधाएं होंगी, चाहे जो जनता है वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट और कमिश्नर दोनों ही एक छत के नीचे होंगे तो निश्चित रूप से उनको सुविधाएं में मिलेंगी और उनको भटकना नहीं पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और इस पर जल्द ही काम शुरू करने के निर्देश दिया गया है। इस नक्शे के बनाने के लिए आईआईटी का भी सहारा लिया जाएगा, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने के लिए वहां पर सभागार से लगा के तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर सुविधाएं दी जाएंगी। फिलहाल इस बैठक के बाद एक बार उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और वाराणसी पहला 2 जिले पहले में इस बिल्डिंग का निर्माण होगा।
बिल्डिंग के निर्माण के बाद फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब इस बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस बिल्डिंग का पूरा खाका तैयार किया जाए, इसका नक्शा बनाया जाए। नक्शा बनाने के बाद पास होगा, उसके बाद इस पर काम शुरू होगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है इस काम पर जल्दी काम शुरू किया जाए ताकि समय रहते इस काम को पूरा किया जाए। और दो शहरों में जो आइकॉनिक जो बिल्डिंग बनेगी तो निश्चित रूप से एक मिसाल बनेगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, वाराणसी हो या फिर गोरखपुर हो, उस बिल्डिंग में उसकी झलक भी दिखे जिले की। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक बार फिर से एक बार कमिश्नर भवन की बात करें या फिर कलेक्ट्रेट की बात करें, उन पर सुधार को लेकर के एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन निर्माण के लिए निर्देश दे दिया है। बिल्कुल अनूप, तो इस बड़ी बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं कि इस आइकॉनिक बिल्डिंग का निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाएगा और कब तक कितने समय में पूरा हो जाएगा? देखिए, ये इस का जो रूपरेखा बनाई जाएगी, अभी फिलहाल जो नक्शा होगा वो पास किया जाएगा। इस पे तमाम जो IIT के जो इंजीनियर होंगे वो नक्शा देखेंगे, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से जब लैस होगा तमाम बिल्डिंग जो बनेगी तो वो तमाम गतिरोधक क्षमता से इसमें देखा जाएगा, या भूकंप जैसी तमाम जो चीजें हैं उससे वो दूर दूर तक उसको छूने न पावे। तो इन सब चीजों को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति वहां पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए भी वहां पर सुविधाओं को देखते हुए बिल्डिंग का ध्यान रखा जाएगा कि वहां पर जो किचन के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर कैंटीन होगी या फिर ओपन जिम होगा या फिर वहां पर पार्किंग की विशेष सुविधाएं होंगी, स्विमिंग पूल के लिए भी बात चल रही है। तो कुल मिला के ये जो बिल्डिंग होगी एक विशाल होगी और खासकर उस जिलों को जिस जिले में बनेगी उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा कि उसको प्रदर्शित करते हुए इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने भवन के प्रस्तुतिकरण को देखा है और जल्द ही इस आइकॉनिक बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए भी नजर आए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, ज्ञानवापी ASI सर्वे से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है और 27 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और उसके बाद इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल की है और वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती दी है। तो कल इस बड़े मुद्दे पर फैसला आना है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो सैयद, ज्ञानवापी ASI सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं। मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है, फैसले को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारी, किस तरह का माहौल? तरह से लगातार ज्ञानवापी पर चर्चा तेज हो चुकी है और जैसे कि आखिर अभी हाल ही में सीएम योगी का भी बयान आया, उसके बाद और मामला तेजी से चर्चा में है और ज्ञानवापी पे कल सुनवाई होनी है और ऐसे में कल फैसला आना है, जहां मुस्लिम पक्ष लगातार दलीलें दे रहा था कि अभी जो केस है वो माइनर स्टेज पर है और ऐसे में सर्वे नहीं होना चाहिए। और साथ ही हिंदू पक्ष का कहना था कि वहां पर जो प्रतीक चिन्ह है और जो सारी चीजें हैं सर्वे होगा उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी। ऐसे में दोनों को सुनते हुए CGI की कोर्ट में खुद CJA की कोर्ट में खुद सुनवाई हुई और उन्होंने फैसले को सुरक्षित कर लिया था और इस पर कल फैसला आना है। अब इस पर दोनों ही पक्ष के साथ साथ जनता की भी नजरें टिकी हुई है कि कल किसके पक्ष में फैसला आएगा, सर्वे होगा या सर्वे रुकेगा। इसको लेकर अभी से चर्चाएं तेज है और लोगों में भी ये चर्चा का माहौल बना हुआ है और यही बातें अब लोग जमा पर है और जगह जगह इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कल किस तरफ और किससे फैसला किसके पक्ष में होगा। बिल्कुल सैयद, और साधु समाज में काफी लगातार रोष की स्थिति भी देखने को मिल रही है और कल के फैसले का उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। बीते दिनों जैसा कि हमने देखा कि किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी भी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने वहां पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की मांग की थी और उसके बाद जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने खुद का ही जलाभिषेक कर दिया। तो कहा जा सकता है कि लंबे समय से अब यह मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और कल इस फैसले का बेसब्री से वहां पर सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जी बता दें, जिस तरह से एक समुदाय में जहां आक्रोश तो है ही है कि हमें रोका जा रहा है और सारी चीज हिमांगी सखी ने जिस तरह से जल अभिषेक की बात ठानी थी और मगर वो नहीं कर पाई
और जनता टीवी ने अधिवक्ताओं से, कानून के जानकार से भी बात की तो उनमें भी अलग अलग चर्चाएं थी। किसी कहना था कि ये आस्था का विषय है और ऐसे में ये जो है मंदिर है और मस्जिद नहीं है, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरह से मुगल काल में तोड़ा गया और हमने अगर वही चीज करी तो हमें उनमें फर्क क्या हो जाएगा। इसी तरह से लोग की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के DRT के सचिव बार एसोसिएशन के, उनका भी बयान आया था कि जिस तरह से CM का बयान आया या संवैधानिक पद पर बैठ कर इस तरह के बयान है, तो लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है। तो अब ये तो कल के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ये सर्वे होता है कि नहीं होता है, ये तो अब कल कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा। मगर हाँ, इस फैसले पर लोगों की नजर जरूर बनी हुई है जी, फैसले के इंतजार में। ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है और एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। आज हमीरपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कई कार्यक्रम हमीरपुर में देखने को मिलने वाले हैं। जिला अस्पताल का निरीक्षण इस दौरान करती हुई नजर आएंगी राज्यपाल, और टीबी मरीजों को उनके द्वारा किट भी प्रदान की जाएगी। तो राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हमीरपुर दौरे पर पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जिनके दौरे के मद्देनजर वहां पर तमाम तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्नी है, अलर्ट है। जिला प्रशासन, जिला अस्पताल का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही टीबी मरीजों को वो किट भी बांटती हुई नजर आएंगी। तो राज्यपाल के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और आज हमीरपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उधर नू हिंसा को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि नू में हिंसा सरकार की नाकामी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब है और हिंसा रोकी जा सकती थी। उन्होंने प्रदेश के खुफिया तंत्र को पूरी तरह से विफल बताया है। और आपको बताना चाहेंगे कि हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में नाइट अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा के बाद यूपी की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उपद्रवियों पर पुलिस बारीकी से नजर रख रही है। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है।
साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि यदि वहाँ की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है। उधर नूह में हुई हिंसा को लेकर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बहुत दुखद तस्वीरें सामने आई हैं और मैं अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि न्यायप्रिय लोग, सभ्य समाज के लोग ऐसे वक्त पे प्रतिक्रिया ना दें, उत्तेजनाओं को भड़काने का काम ना करें, चीजों को संयम से, धैर्य से काम लें। सरकार से भी पूरी उम्मीद है कि बहुत सख्ती से पेश आए। कोई औचित्य नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी और पंचायतें होंगी, इससे और जो माहौल है और बिगड़ेगा और चीजें जो है आज काबू में नहीं आ पा रही, आगे और बिगड़ जाएंगी। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें चिन्हित सरकार पहले ही कर चुकी है और सरकार को अच्छी तरह मालूम है और सरकार के इनके परिवार के लोग ही हैं जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इसलिए ये आरोप लग रहा है। अगर कहीं लग रहा है तो मैं भी सहमत हूँ उस बात से जो लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी माहौल होगा, जो लोग राजनीतिक फायदा लेते हैं ऐसा माहौल बनाकर, वो लोग को पूरी कोशिश करेंगे कि देश को आग में डाल दिया जाए और धकेलने की पूरी कोशिश आज भी हो रही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे जो न्यायप्रिय लोग हैं और जो मूल विचार देश का उदारवादी है, वे सबको साथ लेके चलने का है और इस तरह की हिंसा आगे नहीं हो पाएगी। नूह हिंसा के बाद बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन कर रहा है और वहीं गाजियाबाद में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने नूह में हुई हिंसा को लेकर काफी ज्यादा रोष जताया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं गाजियाबाद में, और नूह हिंसा को लेकर उन्होंने अपना रोष भी व्यक्त किया है। लखनऊ एयरपोर्ट से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां लखनऊ से मुंबई जाने वाले एक दंपत्ति ने अकासा एयरलाइंस के काउंटर पर तैनात महिला कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। दंपत्ति 15 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और महिला कर्मचारी से उड़ान की अनुमति मांगी थी। महिला कर्मचारी ने फ्लाइट उड़ने की बात कहकर यात्रियों से यात्रा करवाने में असमर्थता जताई, जिसके बाद दंपत्ति ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में अब जांच शुरू कर दी है। उधर सहारनपुर में राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव कुमार मित्तल ने बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को समय सीमा में राजस्व वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश से जनता दर्शन कर नियमित रूप से जन सुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। प्रगति पाई गई थी। स्वामित्व योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें भी बहुत उल्लेखनीय प्रगति जनपद ने की है। राजस्ववाद में अच्छा काम हुआ है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आगे और भी अच्छा काम किया जाएगा। इस संबंध में जो सरकार के और राजस्व परिषद के निर्देश हैं, उनको सभी अधिकारियों को बताया गया, विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उनकी जो मन में शंकाएं थी उन पर चर्चा करके वो दूर किया गया है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। मैनपुरी में बड़े कारोबारी के कोल्ड स्टोर पर जीएसटी का बड़ा छापा।
वहीं सूत्रों के मुताबिक कई आला अधिकारी भी कमीशन रैंक के अधिकारी छापे में शामिल। अभिलेखों में हेरफेर करने की बात आ रही है सामने। रायबरेली में साइकिल सवार युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत। वहीं ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भेटा चौराहे का पूरा मामला। आगरा में मोटे अनाज के खाने को बढ़ावा देने की शुरुआत। वहीं रेलवे स्टेशन पर मिलेट्स प्रोडक्ट मिलना शुरू। ईदगाह स्टेशन पर एक रेलवे ने लगाई स्टॉल। आजमगढ़ में पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। वहीं घर में घुसकर कर रहे थे तोड़फोड़। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का। संत कबीर नगर में बुजुर्ग की हवस का शिकार हुई एक किशोरी। वहीं किशोरी की गर्भपात के बाद मौत। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा किया है दर्ज। बुजुर्ग की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। चित्रकूट में सपा के डेलीगेशन ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से की मुलाकात। वहीं पूरे मामले की जानकारी लेंगे अखिलेश यादव। प्रयागराज में पूजा पाल के बीजेपी में जाने से जुड़ी एक बड़ी खबर। पूजा पाल ने खबरों पर लगाया विराम। वहीं ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, ये मेरी छवि को लोगों के बीच धूमिल करने का प्रयास। शाजापुर में नाबालिग युवती ने दबंगों पर लगाया है बलात्कार का आरोप। घर में जबरदस्ती घुसकर बलात्कार करने का लगाया गया है आरोप। वहीं मामला थाना सिधौली का। कानपुर में लापता पति की तलाश की मांग को लेकर पीड़िता ने लगाई गुहार। वहीं पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचकर दिया प्रार्थना पत्र। 7 महीने से लापता है अशोक कुमार पांडे। कानपुर देहात में पटरी पर दौड़ रही मालगाड़ी ट्रेन में लगी आग। वहीं भीषण गर्मी के चलते ट्रेन में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली हावड़ा रेल रूट स्थित भावपुर रेलवे स्टेशन का मामला। बांदा में तालाब में डूबने से वृद्ध की मौत से मचा हड़कंप। वहीं तालाब में कमल के फूल तोड़ने गया था वृद्ध। गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबकर हुई मौत। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के थरथुआ गांव की घटना। हरदोई में बकरे के लिए कुएं में कूदा एक युवक। वहीं हुई उसकी मौत। ग्रामीणों की मदद से युवक को कुएं के बाहर निकाला गया। युवक की मौत की सूचना परिजनों को दी गई। वहीं मचा कोहराम। आजमगढ़ में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। वहीं मृतका के परिजन पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या से मिले। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में लापता शख्स का कुएं में मिला शव। वहीं कुएं में शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या कर शव को कुएं में फेंके जाने के आरोप। प्रतापगढ़ में दहेज के चलते प्रताड़ित हुई विवाहिता। वहीं दहेज न मिलने पर विवाहिता को छत से फेंका गया। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। प्रयागराज में मकान में लगी भीषण आग। वहीं घर का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में घुसकर बुझाई आग। आजमगढ़ के रौनापर में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वहीं प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी। परिजनों ने दोनों को पकड़ा रंगे हाथों। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में अग्रवाल प्लानिंग में चला एलजीए का बड़ा बुलडोजर। वहीं एलजीए के अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बख्शी के तालाब तहसील रोड क्षेत्र का मामला। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।